हेलो मेरे प्यारे साथियों। हमारी राजस्थान इतिहास की आज की हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। हम राजस्थान के इतिहास के अंदर सभ्यताओं पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जो हमने कल छोड़ा था ना, उसी के आगे से आज की क्लास हमारी होने वाली है। तो आज की जो हमारी पहली सभ्यता है वह हमारी है सोंथी सभ्यता। तो हमारी कौन सी सभ्यता हो गई आज की पहली सभ्यता? तो आज की जो हमारी पहली सभ्यता है ना, वह हमारी सोंथी सभ्यता है। तो सोंथी सभ्यता के बारे में क्या कुछ खास है तो उसका हमको पता होना चाहिए। तो सोंथी सभ्यता की खोज बीकानेर 1953 के अंदर अमलानंद घोष ने की। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। यानी जो सोंथी सभ्यता है, तो सोंथी सभ्यता की खोज बीकानेर में की गई। तो सोंथी सभ्यता की खोज कहाँ की गई? बीकानेर के अंदर की गई। किसने की थी? 1953 में की थी, अमलानंद घोष ने की थी। तथा इसे कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अगली जो हमारी सभ्यता है वह हमारी है रंग महल सभ्यता। तो कौन सी है अगली हमारी? अगली हमारी है रंग महल सभ्यता। तो रंग महल सभ्यता है वह कहाँ है उसका हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी रंग महल सभ्यता ना, वह हनुमानगढ़ के अंदर है। यानी जो यह हमारी है रंग महल सभ्यता, यह कहाँ पर है? तो जो रंग महल सभ्यता है ना, यह हमारी हनुमानगढ़ के अंदर है। यानी हनुमानगढ़ के अंदर हमारी रंग महल सभ्यता स्थित है। तो हनुमानगढ़ के अंदर कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ के अंदर यह जो हमारी घग्गर नदी है ना, तो घग्गर नदी के पास है। तो घग्गर नदी के पास कौन सी सभ्यता है? तो घग्गर नदी के पास हमारी रंग महल सभ्यता है। और जो इसका उत्खनन है ना, तो यह हमारी जो सभ्यता है ना, तो इसका उत्खनन कब हुआ था? तो इसका जो उत्खनन 1952 के अंदर हुआ था। यानी जो हमारी रंग महल सभ्यता है उसका उत्खनन कब हुआ? तो उसका उत्खनन 1952 के अंदर हुआ। और किनके द्वारा किया गया? हन्नारिड के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? हन्नारिड के द्वारा किया गया। जो कहाँ के थे? जो कि स्वीडन। जो कहाँ के थे? जो कि स्वीडन के द्वारा। और इसका जो समय है ना, यानी जो हमारी रंग महल सभ्यता है, अगर इसके समय पर बात की जाए कि यह कितनी पुरानी है, तो यह 1000 से लेकर 300 ईस्वी पुरानी है। यानी यह 1000 से लेकर 300 ईस्वी पूर्व है। तो यहाँ पर जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो उन पर अब हम चर्चा करते हैं। तो हमको तैयारी इस तरह से करनी है ताकि हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो उसको हम आसानी से क्रैक कर सकें। तो जो हमारी सबसे पहले तो आगे जो हमारी सोंधी सभ्यता, तो सोंधी सभ्यता कहाँ की सभ्यता है? बीकानेर की। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि सोंधी सभ्यता कहाँ की सभ्यता है। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बिना किसी देरी के बीकानेर की यह सभ्यता है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि जो सोंधी सभ्यता है, यानी क्या है? जो सोंधी सभ्यता है, तो उसकी खोज किसके द्वारा की गई उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो जो सोंधी सभ्यता खोज है ना, उसकी खोज हम की थी अमलानंद ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी ये भी पता होना चाहिए। तो इसकी खोज 1953 के अंदर हुई थी। यानी कि जो सोंधी सभ्यता है ना, तो सोंधी सभ्यता की खोज 1953 में हुई। यानी 1953 के अंदर इस सभ्यता की खोज हुई थी। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। यानी जो सोंधी सभ्यता है इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा प्रथम किसे जाना जाता है। तो कालीबंगा प्रथम है ना, वह सोंधी सभ्यता को माना जाता है। इसकी खोज, तो जो हमारी सोंधी सभ्यता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो सोंधी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अगली हमारी सभ्यता है वह कौन सी है? तो अगली जो हमारी सभ्यता है ना, वह हमारी है रंग महल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है हमारी? रंग महल सभ्यता।
तो उसके बारे में भी हमको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। रंग महल सभ्यता आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर घग्गर नदी भी है, इसका बहुत ज़्यादा प्रोसेस है और पुरानी सभ्यता है। तो रंग महल सभ्यता है ना, तो यह कहाँ पर है? तो रंग महल सभ्यता हमारी हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। मैं भी इसी ज़िले से बिलोंग करता हूँ, हनुमानगढ़ से। तो जो रंग महल है वह कहाँ पर है? तो रंग महल हमारी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। अगर बात की जाए कि जो रंग महल हमारी सभ्यता है ना, वह हनुमानगढ़ में कहाँ पर स्थित है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी में, घग्गर नदी के पास स्थित है। यानी जो हमारी रंग महल सभ्यता है ना, वह है तो हमारी हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर जो घग्गर नदी है ना, तो वह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। फिर जो हमारी जो रंग महल सभ्यता है, अगर हम इसके उत्खनन पर बात करें, यानी इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, वह कब किया गया और कहाँ किए थे, यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो उत्खनन है ना, वह कब हुआ था? वह 1952 के अंदर हुआ था। यानी जो हमारी रंग महल सभ्यता है ना, उसका उत्खनन हमारा 1952 के अंदर हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्खनन हनरीड द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हनरीड के द्वारा इसका वो क्या है, उत्खनन किया गया था। जो कहाँ के थे? जो कि स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। और जो इसका समय माना जाता है ना, यानी जो हमारी रंग महल सभ्यता है, अगर उसके समय पर बात करें कि यह सभ्यता है कब की, इसका समय कौन सा है, तो इसका समय हो गया 1000 से लेकर 300 ईसा पूर्व है। यानी इसका समय 1000 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक माना गया है। फिर क्या है? फिर यहाँ पर कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें भी देखने को मिली है। क्या क्या है? तो यहाँ पर जो कनिष्क प्रथम थे ना, यानी यहाँ पर जो कनिष्क प्रथम और वह जो कनिष्क द्वितीय थे ना, कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय की जो मुद्रा है ना, यानी जो यहाँ की सिक्के थे, सिक्के पंचमार्का के सिक्के मिले हैं। और क्या है? साथ ही साथ रंग महल में 105 तांबे के सिक्के मिले हैं। यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जो कनिष्क प्रथम था ना, जो कनिष्क प्रथम हो गया और जो कनिष्क तृतीय था ना, तो उनकी जो मुद्रा होती थी ना उस समय की, यानी उनके जो सिक्के होते हैं ना, तो पंचमार्का के सिक्के यहीं पर मिले हैं। यानी रंग महल के अंदर कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के समय के मुद्रा पंचमार्क यहाँ पर मिले हैं। यानी जो इनके सिक्के हैं ना, पंचमार्क सिक्के, वो यहाँ पर मिले हैं। तो रंग महल के अंदर कुल कितने सिक्के मिले हैं? तो रंग महल के अंदर कुल 105 यहाँ पर तांबे के सिक्के मिले हैं। तो कितने सिक्के मिले हैं यहाँ पर? 105 किसके सिक्के मिले हैं? तांबे के सिक्के यहाँ पर मिले हैं। जो गुरु शिष्य है ना, उनकी मूर्तियाँ भी यहीं पर मिली हैं। यानी कि जो गुरु और शिष्य है ना, तो गुरु और शिष्य की जो मूर्तियाँ हैं ना, वह यहीं पर ही मिली है। यानी गुरु शिष्य की जो मूर्तियाँ हैं ना, वह यहीं पर मिली है। तो रंग महल सभ्यता आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार पुनः थोड़ी सी इस पर हम चर्चा और कर लेते हैं ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो पहला तो हमारा यही हो गया कि जो रंग महल सभ्यता है वह कहाँ की सभ्यता है, तो वह हमारी हो जाती है हनुमानगढ़ की सभ्यता। कहाँ की होगी? हनुमानगढ़ की सभ्यता होगी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हमारी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो हमारी रंग महल सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह हमारी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। अगर कभी भी आपका हनुमानगढ़ जाने का प्लान हो या कभी आप हनुमानगढ़ जाओ, तो हनुमानगढ़ 2 है। पहला तो हो जाता है हनुमानगढ़ जंक्शन हो जाता है, हनुमानगढ़ जंक्शन है। और जो दूसरा है ना, वह है हनुमानगढ़ टाउन। इसके अंदर आपका 4 किलोमीटर का फ़र्क है। जब भी आप हनुमानगढ़ जाओ तो आप जंक्शन जा रहे हो तो आप टाउन भी ज़रूर जाना। तो हनुमानगढ़ जंक्शन और जो हनुमानगढ़ टाउन है ना, उसी के बीच आपकी घग्गर नदी बहती है। यानी जो इस पर यहाँ पर एक पुल बना हुआ है और पुल के नीचे आपकी घग्गर नदी है ना, वह चलती है। जो घग्गर नदी है ना, वह वर्षा ऋतु में ही इसके अंदर पानी आता है। यानी यह वर्षाकालीन नदी है। जब वर्षा का पानी आता है ना, तभी इस नदी के अंदर पानी आता है। वैसे यह नदी हमेशा सूखी रहती है। यानी यह नदी है ना, यह वर्षाकालीन नदी है। अगर कभी ज़्यादा वर्षा हो जाए ना, तो इसका पानी इतना हो जाता है कि इसके अंदर बाढ़ तक आ जाती है और इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी घग्गर नदी है ना, तो घग्गर नदी को हकरा के नाम से भी जाना जाता है। तो
तो ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं कि घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है। तो घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है। जब बाढ़ आ जाती है तो जो घग्गर नदी का पानी है ना, वह पाकिस्तान में कहाँ तक चला जाता है, तो वह पाकिस्तान के अंदर फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। कहाँ तक है? फोर्ट अब्बास के अंदर चला जाता है। फिर जो हमारी जो सभ्यता है, तो इसका जो उत्खनन वह किसने किया था और कब हुआ था? जो इसका उत्खनन है ना, वह हन्ना रेड्डी के द्वारा 1952 के अंदर किया गया था, यानी 1952 के अंदर किया था, जो कि कहाँ के थे? जो कि स्वीडन के थे। और जो इसका समय है, तो इसका समय 1000 से लेकर 300 ईसा पूर्व का है। और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो कनिष्क प्रथम थे ना, कौन थे? कनिष्क प्रथम। और इसी के साथ साथ जो कनिष्क तृतीय थे ना, तो उनकी मुद्रा के यहाँ पर पंचमार्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर रंग महल से 105 तांबे के सिक्के मिले हैं, यानी जो रंग महल सभ्यता है ना, वहाँ से 105 तांबे के सिक्के मिले हैं। और गुरु शिष्य की मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं, यानी जो गुरु और शिष्य है ना, उनकी मूर्तियाँ भी यहीं पर आपको मिली हैं, यानी यहीं पर गुरु शिष्य की मूर्तियाँ भी मिली हैं। तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सभ्यता की ओर चलते हैं, जो कि हमारी है गणेश्वर सभ्यता। तो हमारी नेक्स्ट सभ्यता कौन सी हो गई? तो जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है वह हमारी है गणेश्वर सभ्यता, यानी हमको गणेश्वर सभ्यता के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी हम जाकर कहीं न कहीं सफल होंगे। तो जो गणेश्वर सभ्यता है, तो सबसे पहला तो यही होगा कि यह सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे नीम का थाना में स्थित है। तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है वह है कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, वह हमारी कांतली नदी के किनारे नीम के थाना के अंदर स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता हमारी कांतली नदी के किनारे नीम के थाना के अंदर जो सभ्यता है वह हमारी है गणेश्वर सभ्यता। तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए कि जो गणेश्वर सभ्यता है वह कांतली नदी के किनारे नीम का थाना के अंदर जो स्थित है ना, वह हमारी गणेश्वर सभ्यता है। तो जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है तो वह कहाँ पर है? तो जो हमारी गणेश्वर सभ्यता ना, वह हमारी कांतली नदी नीम का थाना के अंदर स्थित है। फिर क्या है, इस सभ्यता के बारे में बहुत ही लेटेस्ट अपडेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे लिए आई है। तो जो यह सभ्यता है ना, तो इस सभ्यता की खोज किसने की? तो इस सभ्यता की खोज 1972 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने की। वह इसका उत्खनन का कार्य 1978 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था। यानी जो कि हमारी गणेश्वर सभ्यता है, तो गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की और कब की? तो गणेश्वर सभ्यता की खोज है ना, वह 1972 में की गई। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन हो जाता है कि जो गणेश्वर सभ्यता है ना हमारी, उसकी खोज कब की गई? तो उसकी खोज हमारी 1972 के अंदर की गई थी, यानी 1972 को इसकी खोज की गई थी। फिर क्या है, तो जो इसका उत्खनन है ना, इसका उन्नयन 1978 में, तो इसकी खोज की किसने सी थी? तो उसकी खोज हमारे रतन चंद्र अग्रवाल जी ने की थी। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल जी द्वारा की गई। और जो इसका उत्खनन का कार्य है ना, जो इसका उत्खनन का कार्य वह है 1978 में, यानी जो इसको खोजने का कार्य, जिसको उत्खनन का जो कार्य है ना, वह 1978 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल जी व विजय कुमार ने किया। यानी जो इसके उत्खनन का कार्य है ना, वह किन्होंने किया? तो इसके उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल और फिर विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। फिर क्या है, गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो इस सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यानी जितनी भी ताम्र सभ्यता है ना, उन सभी की जननी किसको कहा जाता है? तो उन सभी की जो जननी है ना, वह गणेश्वर को कहा जाता है। तो आपका यह एक क्वेश्चन और भी बन रहा है कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? तो ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर को कहा जाता है। ध्यान रखे, तांबा जिला क्या रखे?
तो जो गणेश्वर सभ्यता है वह क्या हो गई, वह ताम्र सभ्यता की जननी हो गई। और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि जो तांबा जिला है ना, तो तांबा जिला नीम का थाना को ताम्रवती नगरी आहड़ को जाता है। ध्यान रखिए कि जो जिला तांबा जिला जो नीम का थाना है ना को वह ताम्र नगरी आहड़ को जाता है। जो ताम्र नगरी है वह किसको जाना जाता है, तो ताम्र नगरी आहड़ को जाना जाता है। फिर क्या है, इस सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व माना गया है। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो इस सभ्यता का अगर समय पर बात करें, यानी इसका समय कब से कब माना गया है, तो जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो इसका जो समय है ना वह कब से कब माना गया, वह समय 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक माना गया है। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता का जो समय है वह 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व माना गया है। फिर है यहाँ के प्राक हड़प्पा व हड़प्पा युग के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ के जो प्राक है ना, तो यहाँ के जो प्राक हड़प्पा या फिर हड़प्पा युग के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। यहाँ भवन का निर्माण में पत्थर का उपयोग होता था। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर हड़प्पा व हड़प्पा युग के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो भवनों का निर्माण है ना, तो भवनों का निर्माण यहाँ पत्थरों से होता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही बन रहा है कि जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यताओं के अंदर मकान बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो मकान बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। साथ ही यहाँ पर कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर हड़प्पा एवं हड़प्पा युग के यहाँ पर अवशेष देखने को मिले हैं। फिर क्या, यहाँ से पत्थर के पुल व मकान, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर से क्या हो गया, तो गणेश्वर सभ्यता से के अंदर से हमें पत्थर के यहाँ पर पुल देखने को मिले हैं। यानी पत्थर के पुल भी हमको यहीं पर देखने को मिले हैं, जो कि हमारी गणेश्वर सभ्यता है। यानी गणेश्वर सभ्यता के अंदर हमको पत्थर के पुल देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ पत्थर के मकान भी हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो पत्थर के, तो जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, वहाँ पर जो पुल है ना वह भी हमको पत्थर के देखने को मिले हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो घर बने हुए हैं ना, तो घर भी यहाँ पर किसके बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तांबे का मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। यानी यहाँ पर हमें तांबे का कांटा मिला है, जिसका उपयोग यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। और यहाँ पर दोहरी पेचदार पिने भी मिली है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दोहरी पेचदार है ना, वह पिने भी हमको यहाँ पर मिली है। तो गणेश्वर सभ्यताओं के अंदर हमें बहुत ही कुछ देखने को मिला है। फिर क्या है, ऐसी पिने मध्य एशिया में मिली है। यानी जो पिने हमको गणेश्वर सभ्यता के अंदर मिली है ना, तो ऐसी ही पिने मध्य एशिया के अंदर भी मिली है। कहाँ पर मिली है, मध्य एशिया के अंदर भी मिली है। फिर क्या है, सिंधु घाटी में तांबा यहीं से निर्यात होता था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो तांबे का निर्यात होता ना, तो तांबे का निर्माण यहीं से होता था। कहाँ से होता था, यहीं से ही होता था। सिंधु घाटी में जो तांबे का निर्यात है ना, वह यहीं से होता था। यानी यहीं से भेजा जाता था। फिर क्या है, इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, इसीलिए इसको पुरातत्व का पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पुरातत्व का पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो पुरातत्व का पुरस्कार गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और जो यहाँ के लोग थे ना, वह मांसाहारी थे। यानी जो गणेश्वर सभ्यता है हमारी, तो गणेश्वर सभ्यता के जो भी लोग थे, जितने भी यहाँ पर जो मनुष्य होते थे ना, वे सभी के सभी यहाँ पर लगभग मनुष्य मांसाहारी होते थे। यानी यहाँ पर सभी मनुष्य क्या थे, तो यहाँ पर सभी मनुष्य मांसाहारी थे। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ से 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता से हमको 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं। फिर है गणेश्वर से
नालीदार प्याला मिला है, यानी गणेश्वर से हमें यहाँ पर जो नालीदार प्याला है ना वह यहीं से मिला है। और यहाँ से प्राप्त तांबे की सामग्री में 99% तांबा था, यानी जो हमें यहाँ पर जो सामान मिला है, यानी यहाँ पर हमें जो उपकरण मिले हैं ना, वहाँ पर जो 99% तांबा इनके अंदर था। कितना प्रतिशत तांबा था? 99% यहाँ पर इन्हीं के अंदर तांबा था। उसके बाद क्या है? उसके बाद है गणेश्वर से जो मृत भांड प्राप्त हुए हैं, यानी जो गणेश्वर सभ्यता से हमको जो मृत भांड यानी जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वे कृष्णावर्ती मृद पात्र और गेरुकी मृद पात्र कहलाते हैं। यानी गणेश्वर सभ्यता से जो मृत पात्र प्राप्त हुए हैं ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कृष्णवर्ती मृद पात्र और गेरुक मृद पात्र के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो गया? तो जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता से हमको जो मृत पात्र प्राप्त हुए हैं ना, वे कृष्णवर्तीय मृद पात्र यानी गेरुकी मृद पात्र कहलाते हैं। फिर क्या है? गणेश्वर सभ्यता को तांबा, खेतड़ी एवं अलवर की खो दरीबा नामक तांबे की प्रसिद्ध खान से प्राप्त होता था। यानी जो गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता का तांबा, गणेश्वर सभ्यता को तांबा, खेतड़ी एवं अलवर को खो दरीबा नामक तांबे की प्रसिद्ध खान से प्राप्त होता था। यानी यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन रहा है कि जो हमारी गणेश्वर सभ्यता थी नहीं, तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर तांबा कहाँ से? तो जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो उससे जो मृत पात्र प्राप्त हुए हैं ना, तो उसको कृष्णवर्णी मृद पात्र या फिर गेरुक मृद पात्र के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्या है? अगला है हमारा जो गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता को तांबा, खेतड़ी एवं अलवर की जो खो दरीबा नामक तांबे की प्रसिद्ध खान है ना, उनसे प्राप्त होता था। यानी कि जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर जो तांबा है ना, तो वह तांबा उनको खेतड़ी एवं अलवर की खो दरीबा नामक प्रसिद्ध खानों से प्राप्त होता था। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो जो हमारी नेक्स्ट है ना, वह हमारी है आहड़ सभ्यता। उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं कि जो हमारी आहड़ सभ्यता है क्या कुछ थी। तो आहड़ सभ्यता है ना हमारी, इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो आहड़ सभ्यता है ना, उसको सबसे पहले तो हो जाए उसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, फिर आघाटपुर के नाम से जाना जाता है, फिर धूलकूट उदयपुर के नाम से जाना जाता है, फिर आहड़ में मेवात के नाम से जाना जाता है। आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था। तो जो हमारी आहड़ सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहला तो हमारा हो गया ताम्रवती नगरी, फिर आ जाता है आघाटपुर, फिर आ जाता है धूलकोट उदयपुर, फिर आ जाता है आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था। तो ये हमारी थी आहड़ सभ्यता। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। यानी जो जितने भी शिलालेख है ना, तो शिलालेखों के अंदर, शिलालेखों में क्या हो गया? शिलालेखों में जो आहड़ है ना, जो आहड़ का जो प्राचीन नाम है ना, वह ताम्रवती मिलता है। यानी ताम्रवती किससे कहा जाता है? तो ताम्रवती सभ्यता हमारी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है? 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। यानी जो 10वीं और जो 11वीं सदी के अंदर जो हमारी आहड़ सभ्यता है ना, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। फिर स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते थे। यानी जो आहड़ सभ्यता है उसको स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे? तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो जो स्थानीय लोग हैं ना, वो स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते थे। यानी जो आहड़ सभ्यता है ना, इसको धूलकोट के नाम से जानते थे। फिर क्या है? यहाँ के लोग लाल, भूरे व काले मृत भांड प्रयोग में लेते थे। यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, तो वह कौन कौन से मृत भांड उपयोग में लेते थे? तो वे लाल व भूरे रंग के जो बर्तन होते थे ना,
उनको वे प्रयोग में लेते थे, जिन पर रेखीय व सफ़ेद बूंद वाले डिज़ाइन भी बने हुए हैं। यानी जो उनके बर्तन हैं ना काले और उनके जो बर्तन हैं ना लाल और भूरे काले मृत भांड वे प्रयोग में लेते थे, और जिन पर क्या है, जिन पर रेखीय व सफ़ेद बूंदों वाले डिज़ाइन बने हुए हैं। यानी इनके जो मृत भांड हैं ना, तो वे कौन कौन से कलर के होते थे? वह सबसे पहला तो हो जाता लाल, भूरा और काला, काले रंग के बर्तन होते थे। और इन पर क्या है, इन पर रेखीय व फिर जो सफ़ेद बूंदों वाले डिज़ाइन है ना, वह इन पर बने होते थे। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारा आहड़ है ना, तो जो हमारी आहड़ सभ्यता है ना, तो वह हमारी आयड़ नदी के किनारे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो हमारी आहड़ सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है? तो आहड़ सभ्यता हमारी आयड़ नदी के किनारे है। तो यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आहड़ सभ्यता है तो वह कहाँ पर स्थित है? तो आहड़ सभ्यता हमारी आयड़ नदी के किनारे पर स्थित है। फिर है आहड़ संस्कृति बनास व क्या है? जो आहड़ संस्कृति, तो जो आहड़ सभ्यता है हमारी वह कहाँ पर स्थित है? तो आहड़ सभ्यता हमारी आयड़ नदी के किनारे है। फिर है जो आर्य संस्कृति है ना, तो आर्य संस्कृति बनास व उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। यानी जो हमारी आहड़ सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है। तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित है। फिर आहड़ संस्कृति बनास व उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। यानी जो आयड़ सभ्यता है ना, तो आयड़ सभ्यता कहाँ पर है? आयड़ सभ्यता हमारी आयड़ नदी के किनारे है, और आहड़ संस्कृति बनास व उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। फिर है जो इसकी खोज है ना, वह 1953 में अक्षय कृति व्यास, यानी जो हमारी आहड़ सभ्यता है ना, उसकी खोज 1953 के अंदर अक्षय कृति व्यास द्वारा 1956 के अंदर RC अग्रवाल ने, तथा इसका जो विस्तृत उत्खनन है ना, वह 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया VN मिश्र ने किया। यानी कि जो यह हमारी आहड़ सभ्यता है, तो आहड़ सभ्यता के संदर्भ में क्या कुछ खास हो गया? तो जो हमारी आहड़ सभ्यता है ना, तो आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कृति व्यास द्वारा की गई। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि जो हमारी आहड़ है ना, यानी जो हमारी आहड़ सभ्यता है, कौन सी? जो हमारी आहड़ सभ्यता है, तो उसकी खोज किन्होंने की? तो उसकी खोज अक्षय कृति व्यास के द्वारा की। कब की गई? तो इसकी खोज है ना 1953 में की गई थी। फिर क्या है, 1956 के अंदर RC अग्रवाल ने, यानी 1956 के अंदर RC अग्रवाल ने, तथा विस्तृत उत्खनन 1961-62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया एवं VN मिश्र ने किया है। यानी जो इसका विस्तृत उत्खनन है ना, वह 1961-62 के अंदर जो हंसमुख थे ना, हंसमुख धीरजलाल जो सांकलिया है ना, वह VN मिश्र ने इसका जो है उत्खनन कार्य है वह किया था। फिर क्या है, आहड़ से पाषाण, ताम्र तथा लोहा युगीन सभ्य अवशेष मिलते हैं। यानी जो हमारी आहड़ सभ्यता है ना, तो आहड़ सभ्यता हमारा पाषाण पत्थर हो गया, तांबा हो गया, और जो लोहा युगीन है ना, यहाँ पर हमको अवशेष मिले हैं। यानी आहड़ से हमको पाषाण, ताम्र और लोहा युगीन अवशेष हमको देखने को मिले हैं। फिर क्या है, इस सभ्यता का समय 1800 ईस्वी पूर्वी से लेकर 1200 ईस्वी पूर्वी है। यानी जो हमारी आहड़ सभ्यता है ना, तो आहड़ सभ्यता का क्या कुछ हो गया? तो आहड़ सभ्यता है ना, आहड़ सभ्यता का अगर हम समय की बात करें, तो यह सभ्यता हमारी 1800 ईस्वी पूर्वी से लेकर जो 1200 ईस्वा पूर्वी तक है, 1200 ईस्वी पूर्वी तक क्या है, इस सभ्यता का समय है। और जो गोपीनाथ शर्मा थे ना, जो गोपीनाथ शर्मा ने इस सभ्यता का समय 1900 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्वी बताया है। यानी कि जो गोपीनाथ शर्मा थे ना, तो
गोपीनाथ शर्मा ने जो यह हमारी सभ्यता है ना, आहड़ सभ्यता, तो इस सभ्यता का जो समय है ना, उन्होंने 1900 ईस्वी पूर्वी से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व बताया है। तो गोपीनाथ शर्मा ने इसका अलग समय बताया गया है। फिर क्या है, बड़े अनाज रखने के मृद भांडों को स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहते हैं। यानी जो बड़े अनाज है ना, यानी अनाज जो होता है उनको रखने के लिए जो बड़े मृत भांडों का उपयोग किया जाता है ना, उनको स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहते हैं। आहड़ सभ्यता के अंदर ये सभ्यता 8 बार बनी व उजड़ी है। यानी जो आहड़ सभ्यता है ना, आहड़ सभ्यता 8 बार बनी है और 8 बार ही यह सभ्यता उजड़ी है। फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर है मृतक को आभूषण के साथ गाड़ते थे। यानी जिस किसी भी की मृत्यु हो जाती थी ना, उसको वह उनके आभूषण के साथ ही ज़मीन में दफन करते थे, यानी ज़मीन के अंदर गाड़ते थे। जिनका सर उत्तर एवं पाँव दक्षिण में होते थे। यानी जो मरे हुए होते थे ना, जो जिनका सर होता ना, तो जिनका सिर होता था उत्तर दिशा के अंदर, यानी मरे हुए व्यक्ति का वे सिर उत्तर दिशा के अंदर रखते थे, और जो इनके पाँव है ना, वो पाँव को दक्षिण दिशा के अंदर रखते थे। यानी जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी ना, तो उनका वे क्या करते थे, तो उनका सिर तो रखते थे उत्तर दिशा की ओर, और जो उनके पाँव है ना, वह रखते थे वे दक्षिण दिशा की ओर। फिर क्या है, घर में 6 चूल्हे मिले हैं। यानी आहड़ सभ्यता के अंदर घरों के अंदर 6 चूल्हे मिले हैं। यानी यहाँ पर घर के अंदर कितने चूल्हे मिले हैं, तो यहाँ पर घर के अंदर 6 चूल्हे मिले हैं। फिर हमारा हो गया कि तस्तरी व पूजा के काम आने वाली धूप दानियाँ ईरानिया शैली में मिली है। इस सभ्यता का संबंध ईरान से बताया गया है। यानी जो हमारी आहड़ सभ्यता है, तो उसमें जो तस्तरी व पूजा के काम आने वाली जो धूप और दानियाँ होती थी ना, वह ईरानियों शैली से मिली है। यानी इस सभ्यता का संबंध है ना, वह ईरान की शैली से भी बताया गया है। फिर क्या है, तांबा गलाने की यहाँ पर भट्टी भी हमको मिली है। यानी तांबा गलाने की यहाँ पर एक भट्टी भी मिली है। फिर क्या है, बिना हत्थे के जल पात्र मिले। यानी बिना हत्थे के यहाँ पर क्या मिले हैं, बिना हत्थे के यहाँ पर जल पात्र मिले हैं। ऐसे जल पात्र पूर्व ईरान में पाए गए थे। यानी जो ऐसे जल पात्र है ना, वह पहले ईरान के अंदर पाए गए थे। इसीलिए इस सभ्यता को ईरान से इस सभ्यता का संबंध बताया गया है। फिर क्या है, जो इनके मकान है ना, तो मकान ईंटों तथा छत बांस की चटाइयों व मिट्टी का लेप से बनाते थे। यानी जो आहड़ सभ्यता है ना, उसके अंदर जो वे मकान बनाते थे ना, तो मकान तो बनाते थे वे ईंटों से, और छत होती थी इनकी बांस की चटाइयों की, और उसके ऊपर वह मिट्टी का लेप किया करते थे। तो इस प्रकार वे अपना घर बनाते थे। तो आज हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है ना, उनको एक बार फिर से अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आज जो हमने सबसे पहले सभ्यता पढ़ी है, वह हमने पढ़ी थी सोंधी सभ्यता। इससे पूर्व जो कल हमने पढ़ी थी, वह थी हमने कालीबंगा सभ्यता पर विस्तृत चर्चा की थी, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। तो जो हमारी सोंधी सभ्यता है, तो सोंधी सभ्यता बीकानेर के अंदर है, और इसकी खोज 1953 के अंदर आनंदमंद घोष ने कालीबंगा प्रथम इसे नाम से जाना जाता है। तो जो सोंधी सभ्यता है, तो सोंधी सभ्यता की खोज कब की गई, तो सोंधी सभ्यता की खोज 1953 के अंदर जो अमलानंद घोष थे ना, उनके द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। और इसे किस नाम से जाना जाता है, और इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह हमारी हो जाएगी सोंधी सभ्यता। उसके बाद जो हमारी सभ्यता है, वह हमारी है रंग महल सभ्यता। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जो रंग महल सभ्यता है ना, उसके बारे में विस्तृत वर्णन दीजिए। तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो हमारी रंग महल सभ्यता है ना, वह हमारे हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यानी जो हमारी रंग महल सभ्यता है, वह कहाँ पर है, तो जो रंग महल सभ्यता है ना, वह हमारी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ के अंदर कहाँ पर स्थित है, तो यह भी हमको पता होना चाहिए। तो हनुमानगढ़ के अंदर यह हमारे घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और जो इसका उत्खनन है ना, तो जो हमारी रंग महल सभ्यता है ना, तो यह हमारी कहाँ पर है, तो यह हमारा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन
1952 के अंदर हन्नारेड स्वीडन द्वारा किया गया, जो कि स्वीडन के निवासी थे, और इनका समय था वह था 1000 से लेकर 300 ईसा पूर्व। यानी जो रंग महल सभ्यता है ना, इसका समय 1000 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक बताया गया है। और यहाँ पर जो कनिष्क प्रथम था ना, और जो कनिष्क तृतीय था ना, तो उसकी मुद्रा के यहाँ पंचमार्क के सिक्के भी मिले हैं। रंग महल में 105 तांबे के सिक्के मिले हैं। यानी जो रंग महल सभ्यता है ना, उसके अंदर 105 यहाँ पर तांबे के सिक्के मिले हैं। और जो इनके गुरु शिष्य की प्रतिमा भी यहीं पर मिली है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो गुरु शिष्य की प्रतिमा है वह कहाँ पर मिली है, तो गुरु सिंह की प्रतिमा है ना, वह हमारी रंग महल सभ्यता के अंदर हमको देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है वह हमारी कौन सी होती है, जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है ना, वह हमारी है गणेश्वर सभ्यता। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो गणेश्वर सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता हमारी कांतली नदी नीम के थाने के अंदर स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता हमारी कहाँ है, तो गणेश्वर सभ्यता हमारी कांतली नदी तो जो गणेश्वर सभ्यता है तो वह, मम्मी गेट बंद करी, तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी नीम का थाना के अंदर स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है, तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी नीम का थाना के अंदर स्थित है। फिर है इस सभ्यता की खोज 1972 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। यानी कि जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है ना, वह किसके द्वारा की गई, तो इसकी खोज 1972 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। और जो इसका उत्खनन है ना, तो इसका उत्खनन 1978 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वह किसने किया, तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है ना, वह 1978 इसका उत्खनन 1978 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने इसकी जो उत्खनन का कार्य किया था। फिर है जो गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्बर सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ताम्बर सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है, तो ताम्बर सभ्यताओं की जो जननी है ना, वह गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ध्यान रहे, तांबा जिला नीम का थाना को वह ताम्रवर्ती नगरी आहड़ को कहा जाता है। तांबा जिला है ना, वह तो नीम का थाना को कहा जाता है, और जो ताम्रवर्ती नगरी है ना, वह आहड़ को कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना होगा कि तांबा जिला तो नीम का थाना है, और जो ताम्रवर्ती नगरी है ना, वह हमारी आहड़ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इस सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक माना गया है। यानी कि जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, अगर हम गणेश्वर सभ्यता के समय की बात करें तो इसका समय क्या हो गया, 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक इसका जो समय है वह माना गया है। फिर क्या है, यहाँ के प्राक हड़प्पा व हड़प्पा युग के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्राक हड़प्पा व फिर हड़प्पा युग के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। और यहाँ भवन के निर्माण में पत्थर का उपयोग होता था। यहाँ पे जो भवन है उसका निर्माण किससे हुआ है, तो उसका निर्माण पत्थरों से होता है। और यहाँ के जो पत्थर के पुल बने हैं और पत्थर के ही मकान बने हैं। तांबे का जो मछली पकड़ने का कांटा है, और यहाँ पर दोहरी पेचदारी पिनें भी मिली हैं। तो ऐसी पिनें हैं ना जो मध्य एशिया में मिली है। यानी जो दोहरी पेचदार पिनें है ना, वह मध्य एशिया के अंदर मिली भी है। और सिंधु घाटी में तांबा यहीं से निर्यात होता था। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसके अंदर जो तांबा निर्यात है ना, वह यहीं से होता था। इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और यहाँ के लोग क्या थे, तो यहाँ के लोग थे वो मांसाहारी थे। यानी जो हमारी सभ्यता है ना, गणेश्वर सभ्यता, तो उसके जहाँ पर जितने भी लोग थे ना, वे सभी के सभी यहाँ पर मांसाहारी थे। और यहाँ से 2000 तांबे के उपकरण मिले हैं। और गणेश्वर से नालीदार प्याला भी मिला है। और यहाँ से प्राप्त तांबे की सामग्री 99% उसके अंदर तांबा यूज हुआ है। यानी जहाँ पर जो तांबे के जो जितनी भी सामग्री मिली है ना, उन सभी के अंदर 99% तांबा का यूज हुआ है। फिर है गणेश्वर से जो मृत भांड प्राप्त हुए हैं ना, वे कृष्णवर्ती मृतपात्र और गेरू की मृतपात्र भी कहलाते हैं। यानी जो हमारी गणेश्वर सभ्यता है ना, तो गणेश्वर सभ्यता से जो भी जितने भी हमको जो मृत भांड प्राप्त हुए हैं ना, उनको कृष्ण वर्णी मृतपात्र और फिर गेरू की मृतपात्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो हमारी है गणेश्वर सभ्यता, तो गणेश्वर सभ्यता को तांबा, खेतड़ी एवं अलवर को खोदरीबा नामक तांबे की प्रसिद्ध खान से प्राप्त होता था। यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है, तो गणेश्वर सभ्यता को यहाँ पर तांबा और खेतड़ी एवं अलवर की यहाँ पर
खो दरीबा नामक तांबे की प्रसिद्ध खान से प्राप्त होता था। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली सभ्यता पर। तो जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है वह हमारी कौन सी है? जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता है ना वह हमारी आहड़ सभ्यता है। तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलमठ कोट, उदयपुर और आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार यहीं पर होता था। फिर क्या है, शिलालेख में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है, यानी जो हमारे प्राचीन शिलालेख है ना उसके अंदर जो आहड़ सभ्यता है ना तो इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। ताम्रवती क्या है? ताम्रवती है आहड़ और तांबा जिला है वह है नीम का थाना, तो यह आप याद रखना। फिर है 10वीं व 11वीं सदी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। 10वीं और 11वीं सदी के अंदर जो आहड़ सभ्यता है ना इसको आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते हैं, यानी जो आहड़ सभ्यता है ना उसको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? स्थानीय लोग इसको धूलकोट कहते हैं। और यहाँ के लोग लाल, भूरे व काले मृत भांड का उपयोग लेते थे। यानी कि जो हमारी आहड़ सभ्यता है ना तो आहड़ी सभ्यता के अंदर जो यहाँ के जो पहले जो लोग होते थे ना वह लाल, भूरे और काले मृत भांड का प्रयोग करते थे, जिन पर रेखिया व सफ़ेद बूंदों वाले डिजाइन बने होते थे। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित है। यानी कि जो आहड़ सभ्यता है वह कहाँ पर स्थित है? तो आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आहड़ संस्कृति बनास व उसकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। यानी जो आहड़ संस्कृति है ना तो आहड़ संस्कृति बनास व उनकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। फिर क्या है, इसकी खोज 1953 में अक्षय कृति व्यास द्वारा 1956 RC अग्रवाल ने तथा विस्तृत उत्खनन 1961-62 के अंदर हसमुख, धीरा, सांकलिया और VN मिश्र ने किया था। फिर क्या है, आहड़ में से पाषाण, ताम्र एवं लोहा युगीन अवशेष भी मिले हैं। यानी जो आहड़ है ना आहड़ से पाषाण, ताम्र और जो लोहा युगीन अवशेष है ना वह यहीं से मिले हैं। फिर क्या है, इस सभ्यता का समय 1800 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व है। यानी जो यह हमारी सभ्यता है ना अगर इसकी हम समय पर बात करें तो इसका समय 1800 ईस्वी पूर्वी से लेकर 1200 ईस्वी पूर्वी है। लेकिन जो गोपीनाथ शर्मा थे ना तो गोपीनाथ शर्मा ने जो इसका समय है ना वह 1900 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्वी बताया है। यानी जो गोपीनाथ शर्मा थे ना तो इन्होंने जो इस सभ्यता का समय है ना वह 1900 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व बताया है। फिर क्या है, बड़े अनाज रखने के लिए जो मृत भांडों को स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहते थे। यानी यहाँ पर जो बर्तन होते थे जिनके अंदर अनाज रखा जाता था तो उनको स्थानीय भाषा में गोरे व कोट कहते थे। और यह सभ्यता 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी थी। फिर है, मृतक को आभूषण के साथ गाड़ते थे। यानी जो कोई भी मर जाता था ना तो उसको वे आभूषण के साथ गाड़ देते थे और जिनका सिर उत्तर व पाँव दक्षिण में करते थे। यार जिनका सिर है ना वह उत्तर में और जो जिनका पाँव है ना वह दक्षिण में करते थे। फिर क्या है, घर में 6 चूल्हे भी मिले हैं। यानी यहाँ पर जो घर है ना वहाँ पर यह 6 चूल्हे भी मिले हैं। और तस्तरी व पूजा के काम आने वाली धूप दानियाँ ईरानिया शैली में मिली हैं। इस सभ्यता का शब्द ईरान से भी बताया गया है। फिर क्या है, तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है, बिना हत्ती के जलपात्र मिले हैं और ऐसे जल ताम्र पूरे ईरान में पाए गए हैं। फिर क्या है, मकान ईंटों व छत बांस की चटाइयों से बने हुए और उन पर मिट्टी का लेप हुआ है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।